तो ये हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है हमारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से हम लोग ठोस को द्रव को गैस में कैसे बदल सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या है आखिर, इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वाष्पीकरण क्या होता है कि द्रव का क्वथनांक से निम्न ताप पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखा था कि जब कोई भी द्रव हो वो गैस में कब बदलता है? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट के कोई भी द्रव क्या होता है, गैस में नहीं बदलता। लेकिन कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जब द्रव जो होता है क्वथनांक से नीचे ताप पर भी गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग देखते हैं जब जल को हम लोग खुला छोड़, यानी पानी है किसी, मान लो हम लोग फ्लास्क वगैरह में लेके रखे हैं, तो ओपन फ्लास्क में अगर हम वाटर को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा ऐसा होता है। जैसे बाल्टी में हमने पानी लिया और बाल्टी एकदम भर के हम कहीं पे रख दें धूप में, तो क्या होता है कि वो बाल्टी का पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पानी आखिर कम क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर था, वहाँ पे पानी था, वो क्या हो गया, वाष्प बन गया। लेकिन वाष्प बना कैसे? पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो वाष्प में बदलेगा नहीं। तो होता क्या है वहाँ पे, एक हम लोग थोड़ा सा फिगर बना के अगर देखें तो जैसे मान लीजिए हम एक बाल्टी लिए हैं, उसमें अगर हमने लिक्विड को रख दिया, मान लीजिए पानी को इसमें हमने रख दिया थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये इसके मालिक्यूल्स होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, लिक्विड है क्योंकि। तो होगा क्या यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं इसको अगर हम हीट करना स्टार्ट करते हैं नीचे से बर्नर के द्वारा, तो क्या होगा, ये पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, तब जाके ये क्या होगा, यहाँ से वेपर्स निकलना स्टार्ट होंगे, जल वाष्प निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम गर्मी के दिनों में इसको ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं खुला, तो होता क्या है, क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है धूप के कारण? नहीं होता। आप जाके उसको अगर थर्मामीटर वगैरह से उसको मेजर करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। फिर भी क्या होता है कि उसकी पानी का जो लेवल होता है बाल्टी में वो कम हो जाता है। कारण उसका ये है कि जो मालिक्यूल्स एकदम ऊपर होते हैं लिक्विड में, जो मालिक्यूल्स ऊपर होते हैं ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी मालिक्यूल है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मूवमेंट सब में होता है, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो लिक्विड में तो मॉडरेट होता है। तो ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट करते करते जो सबसे ऊपर, यहाँ पे एकदम ऊपर लेवल पे जो हमारे पास में मालिक्यूल है, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाती है। नीचे वाले मालिक्यूल की तुलना में इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे न पहुँच, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से पहुँचने से पहले ही ये क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, कह सकते हो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहलाते हैं। ये केवल ऊपर वाली लेयर में जो हमारे पास में मालिक्यूल्स होंगे यहीं होगा, नीचे वालों के पास इतना नहीं होगा। ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ये ऊपर वाले मालिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे, या कह सकते हो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब तो इसी तरीके के हम लोग और कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर गर्मियों में कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल दिए जाएँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, जल्द से जल्द सूख जाते हैं। तो वहाँ से भी क्या होता है, वाटर जो होता है वेपर के रूप में वहाँ से उड़ जाता है। तो अब ये चीज़ें हमको पता चल गई कि वाष्पीकरण होता कैसे है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली जरूर हम लोग को बात है कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, आखिर ऐसे आसपास हमारे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण प्रभावित होता है। यानी इंग्लिश में बात करें हम इसको तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपराइजेशन, या कह सकते हो इवोपोरेशन। तो देखो 3-4 हम लोग फैक्टर की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का, ठीक, तापमान का। तो तापमान किस तरीके से वाष्पीकरण को या इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये यहाँ से जल्द रिलीज हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इवोपरेशन भी हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आप याद रखना, यानी वाष्पीकरण भी क्या होगा हमारे पास में, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा हमारे पास में फैक्टर जो अफेक्ट करता है इसको, वो हमारे पास में है कि जैसे मान लीजिए ह्यूमिडिटी, नमी, ठीक है, नमी, नमी क्या होता है, जो हमारे पास में जो वायु हैं आसपास, उसमें जो जलवाष्प उपस्थित रहता है उसी को हम लोग नमी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे आसपास के वातावरण में जलवाष्प ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इवोपरेशन का रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही मान लो ये हमारे पास में बाल्टी रखी थी, ठीक है, इसके आसपास ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ से पहले ही बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे जलवाष्प हैं। जलवाष्प क्या होता है, जो वातावरण में हमारे पास में लिक्विड स्टेज में, गैसियस स्टेज में जो हमारे पास में वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प या ह्यूमिडिटी, नमी। तो क्या होगा, ये जब ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से निकलना इनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा आसपास का इन्वायरमेंट का, और टेम्परेचर लो होने के कारण ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। इसको आप लोग याद रखना, ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, प्रोपोर्शनल, यानी ह्यूमिडिटी, नमी जितना ज़्यादा होगी इवोपरेशन उतना ही कम होगा। अब और कई सारे कारक हैं जो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक इसमें और एग्जांपल है हम लोगों का, जैसे सरफेस एरिया, ठीक है, तीसरा है हमारे पास में सरफेस एरिया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, जैसे हम लोग एक ग्लास में मान लो हम लोग पानी रख देते हैं, ठीक, एक ग्लास में पानी रख दें और एक हम लोग प्लेट में पानी रख दें, तो किस में इवोपरेशन ज़्यादा होगा, हम जाहिर सी बात है, हम लोग जैसे ऐसे ना समझ पाए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी है, ठीक है, गर्म पानी को अगर हम लोग ग्लास में रख दें और एक प्लेट में रख दें, तो किस में से वेपर्स ज़्यादा उठेंगी, तो हम लोग जानते हैं प्लेट्स में ज़्यादा उठेंगी। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ये अगर बढ़ेगा तो हमारे पास में इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो तीन चीज़ें हम लोग अभी तक देख चुके। टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन हमारे पास में क्या होगा, इवोपरेशन की रेट क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ज़्यादा इवोपरेशन होगा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा ह्यूमिडिटी, यानी अगर नमी है वातावरण में तो नमी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन हमारे पास में क्या होगा, कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो सरफेस एरिया होता है, सतही क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास में, वो जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन क्या होगा, उतनी ही तेज़ होगा या उतना ही ज़्यादा होगा। और एक चीज़ हमारे पास में यहाँ पे इसको अफेक्ट करती है, वो है हमारे पास में वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड यानी वायु की गति, वायु की गति, वायु की गति भी हमारे पास में इवोपरेशन को क्या करती है, अफेक्ट किया करती है। अगर जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी तेज़ क्या होगा, इवोपरेशन की गति जितना ज़्यादा तेज़ होती है, कपड़े उतने जल्दी क्या होते हैं, सूखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो वाइंड स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा होगी स्पीड, वायु की गति ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने चार आपको फैक्टर्स बताए इसके कि क्या क्या इवोपरेशन को अफेक्ट करता है। पहला टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी है यानी तापमान है, नमी है, सतही क्षेत्रफल है और वायु की गति। तो ये चारों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक केवल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और सब बढ़ने से बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी वाष्पीकरण कम होगा, यही उल्टा है थोड़ा सा। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, और वायु की गति यानी हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में बढ़ेगा, यानी इसमें बढ़ेगा, ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ने से बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा। लेकिन नमी के बढ़ने से वाष्पीकरण नहीं बढ़ता, इसको ये थोड़ा सा उल्टा है हमारे पास में, क्योंकि नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे वाष्पीकरण होता है तो वहाँ से शीतलता कैसे होती है, यानी इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इसके आगे का, हाउ डज इवेपोरेशन काज
कूलिंग। यानी अगर इसकी बात करें हम हिंदी में तो इसका मतलब है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं भी अगर वाष्पीकरण होगा तो वहाँ पे क्या होती है, शीतलता होती है। मतलब जैसे अगर कभी हम लोग अपने हाथ पे, ठीक है, हथेली पे क्या कर लें, एक एसीटोन होता है हमारे पास में, एसीटोन को अगर एक बूंद अपने हथेली पे डाल देंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, थोड़ा सा हथेली हमारी ठंडी महसूस होती है हमको। तो ठंडा क्यों लगता है आखिर हमको। या इसी का एग्जाम्पल है, घड़े में अगर हम पानी रख देते हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ये सारे क्यों कारण जो हैं, इसका सबका कारण क्या है, वाष्पीकरण है। तो इसका हम कारण क्यों ऐसा होता है इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम हथेली पे जब, मान लीजिए हमारे पास में थोड़ा सा ऐसे ही फिगर बना देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी हथेली है, इस पे जब हम एसीटोन की एक बूंद डाल दें यहाँ पे, तो हमारा हाथ क्या होता है, ठंडा लगने लगता है। तो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि एसीटोन जो होता है वो यहाँ से, एसीटोन हमारे हाथ पे पड़ते ही क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, यहाँ से वाष्प बन के उड़ेगा। और जब वाष्प बन के यहाँ से हाथ से उड़ेगा हमारे, तो इस लिक्विड की, जो एसीटोन की लिक्विड है यहाँ पे, इसकी एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ से मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर लिक्विड की। तो ऊर्जा कम हो जाएगी, तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये क्या करती है, हमारे हथेली से ऊर्जा को लेगी अपने अंदर। तो हथेली में जो हमारे पास में ऊर्जा है उष्मा के रूप में, वो इसको यहाँ पे ले लेगी, इसको बैलेंस करने के लिए। तो होगा क्या कि जब ये यहाँ से हथेली से हमारे पास में ऊष्मा ले लेती है तो हमारी हथेली क्या होती है, थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है, ठंडा हो जाता है कह सकते हो। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास में हथेली की पहले टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था, ऐसा हम एक कॉमन मान लेते हैं। तो जैसे ही हम एसीटोन इस पर डालेंगे तो एसीटोन यहाँ से इवोपरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होने के बाद उसकी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आएगी, और ऊर्जा में कमी आने के कारण वो यहाँ से जिस सरफेस से अटैच होगा वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हुए हीट के फॉर्म में हमारे हाथ से ऊर्जा एसीटोन में चली जाएगी, और वो हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस था तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस मान लो हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर में कमी आ रही है, इसी के कारण हमको ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल था कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अगला इसी का एक और एग्जाम्पल है, अगर हम लोग गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, छतों पे पानी डाल देते हैं अपने। तो छतों पे पानी डालने से क्या होता है, जो छत है यहाँ पे हम लोग पानी डालेंगे तो पानी की बूंदें यहाँ पे आएंगी, गर्मी तो है ही, तो पानी की जो बूंदें होंगी यहाँ पे, वो क्या होंगी, यहाँ से इवोपरेट होंगी, वाष्पीकृत होंगी इस तरीके से। तो वाष्पीकृत होने के बाद क्या होगा, इसकी ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी आने के कारण उस ऊर्जा को ये इस छत से, ठीक है, छत पे जो हमारे पास मैटर है, पदार्थ है, उससे उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इस छत की जो हीट होगी वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, टेम्परेचर जो होगा थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता की। जैसे भी हमने एक बताया था, सुराही में हम लोग पानी रखते हैं तो वो क्या होता है, ठंडा होता है, इसका कारण भी यही है। अगला और एक एग्जाम्पल होता है इसका कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ग्लास ले लें हम लोग, ठीक है, और ग्लास में बर्फ़, एकदम ठंडा पानी हम लोग इसमें भर देते हैं, ठीक है, कर सकते हो बर्फीला पानी एकदम, ठीक है, बर्फीला पानी जब इसमें हम भर देते हैं तो क्या होता है, हमको दिखाई देता है यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, वाटर के छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी हमारे पास में वाष्पीकरण ही होता है। होता क्या है कि ये जो ग्लास हमने रखा है, एटमॉस्फेयर जो इसके पास है, तो एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो भी हम बात कर रहे थे वहाँ पे, ह्यूमिडिटी जो होती है, जलवाष्प, वो क्या होता है, वो लगातार इसमें गति करते रहते हैं ये जल वाष्प के कण। तो जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इसकी ऊर्जा डाउन हो जाएगी इसके टच में आने के बाद, ग्लास के संपर्क में आने। जैसे ये मान लो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल था वाटर का, ये जैसे ही इसके टच में आएगा इसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, ये क्योंकि यहाँ से वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने के बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, और एनर्जी लो होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। भले यहाँ पे गैस के फॉर्म में था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा, यानी लिक्विड बन जाएगा, और इस पर चिपक जाएगा, इसकी वाल से। चिपकता क्यों है, फोर्स के कारण हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आसंजन बल लगेगा, ठीक है, आसंजन बल के कारण क्या होगा, दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। यहाँ पे ये जल का अणु है और एक ग्लास यानी कांच का अणु है, तो इसके बीच में ये इस तरीके से चिपक जाएंगे। तो ये भी हमारे पास में वाष्पीकरण के कारण ही होता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो
ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। जो कुछ भी डाउट हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कोई नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।